ठीक है। तो संविधान में कितने तरह की स्वतंत्रता, कितने तरीके के न्याय और कितने तरीके के अवसर वगैरह की बात की गई है, यानी समानता की बात की गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा अपने संविधान के बारे में कि जो हमारा संविधान है इसकी कुछ चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, हमारा संविधान की प्रकृति कैसी है। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट आपके मेंस आंसर राइटिंग में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम लोग अपने संविधान को देखते हैं, या अगर हम बात करें कि हम देखें कि हमारा जो शासन का स्वरूप है ये कैसा है, या हमारा संविधान का स्वरूप कैसा है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में बात कर लें। तो हमने बात किया था कि हमारा जो संविधान है इसमें मेन बात किसी की गई है, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी भी मैंने आपको बताया था कि किससे मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटोस से। यानी डेमोस मीन्स होता है जनता और क्रेटोस मीन्स शासन, यानी जनता का शासन। यानी हमारा जो संविधान है वो क्या है, लोकतांत्रिक संविधान है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन। तो हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारा संविधान कैसा होगा, लोकतांत्रिक संविधान होगा। अब इस लोकतंत्र को भी दो भागों में हम लोग बांट के देखते हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है इसमें क्या अंतर होता है, क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और क्या होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बताओ। प्रत्यक्ष में जनता डायरेक्ट चुनती है और अप्रत्यक्ष में उनके प्रतिनिधि जनता डायरेक्ट चुनती है। ये शासन का प्रकार है, प्रत्यक्ष शासन का जो प्रकार है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र इस शासन का प्रकार है कि अगर किसी देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है तो उसमें चीज़ें अलग होंगी। जैसे कि अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो भी शासन के लिए जो भी आपके मैं कह दूँ साधन हैं या चुनाव के साधन हैं, लोकतंत्र के साधन क्या क्या होंगे, जैसे कि चुनाव आयोग। लोकतंत्र के साधन में क्या हो जाएगा, चुनाव आयोग, और क्या हो जाएगा, अरे इलेक्शन, चुनाव, संसद यानी पार्लियामेंट। ये सब क्या है, ये सब जो है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई नहीं देते। जैसे कि अगर हम बात करें, अच्छा एक तो ये हो गया शासन का जो आपके ये संस्थाएं हैं, ये क्या है, शासन की संस्थाएं हैं। शासन की जो प्रकृति है, जैसे कि हम कहते हैं कि नियतकालिक शासन, नियतकालिक चुनाव, यानी हर एक इंटरवल में, एक डिसाइडेड इंटरवल में इसमें क्या है, चुनाव नहीं हो रहे हैं। एक वो तो एक वर्ड हो ही गया कि इसमें जनता क्या करती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन कर रही है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जनता का जो शासन है वो सिर्फ आदर्शवादी बात है। वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ एक आदर्शवादी बात है, जनता का प्रत्यक्ष रूप से क्या होना, शासन करना। जैसे कि भाई अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, यानी जनता क्या डायरेक्ट जनता शासन कर सकती है प्रत्यक्ष तौर पर। भाई ऑलरेडी इतनी बड़ी जनसंख्या है, 130 करोड़ लोग हैं। मान लीजिए अगर कोई कानून बनाना है, सपोज दैट कोई कानून बनाना है, तो क्या ये संभव है कि जनता जो है डायरेक्टली जनता उसमें भाग ले सके। भाई पूरे 130 करोड़ लोगों को बुलाना, फिर उनके 50% प्लस 1 वोट से डिसीजन लेना संभव है नहीं, क्योंकि पहली बात तो जनसंख्या इतनी बड़ी है, पॉपुलेशन उसका सबसे बड़ी समस्या क्रिएट कर रही है, और दूसरा अभी जो हमारी जो जनता है वो अभी पूरी तरीके से शिक्षित नहीं है, उस लेवल पर शिक्षा का स्तर नहीं है कि वो इस प्रत्यक्ष डायरेक्ट लोकतंत्र का प्रयोग कर सके। तो हमें डायरेक्ट इलेक्शन, हमें डायरेक्ट जो लोकतंत्र है ये किस देश के संविधान में देखने के लिए ज़्यादा मिलता है, स्विट्जरलैंड वगैरह के जो डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर जनसंख्या कम है। जिन देशों की जनसंख्या क्या है, कम है, और लिटरेसी का जो रेट है वो क्या है, वो अधिक है, उन देशों में हमको कैसा लोकतंत्र देखने के लिए मिलेगा, प्रत्यक्ष तरह का। और अप्रत्यक्ष तरह का लोकतंत्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इनडायरेक्ट, इंडिया में। यानी कि जितने भी संस्थाएं हैं डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक, जैसे कि चुनाव आयोग, ये हमें देखने के लिए मिले, पार्लियामेंट का ऐसा स्वरूप हमें देखने के लिए मिले, संसद का, चुनाव आयोग हो, चुनाव हो रहे हों, राजनीतिक दल हों, ये सब किस में देखने के लिए मिलेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन में। यानी जहां पर जनता प्रत्यक्ष शासन न करके जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कर रही है, वो कैसा लोकतंत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र।
अंतर समझ में आ रहा है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में क्या है? प्रत्यक्ष में तो क्या है, ये सारी संस्थाएं हमको दिखाई नहीं दे रही। ये सारी संस्थाएं क्या है, ये सारी संस्थाएं दिखाई नहीं दे रही। ना हमको राजनीतिक दल में विभिन्नताएं देखने के लिए मिल रही हैं, ना हमको जो है चुनाव आयोग देखने के लिए मिल रहा है, ना हमें वो प्रक्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी कि बहुमत का शासन हो, या फिर बहुमत के शासन के अलावा अगर हम लोग कह दें कि एक इंटरवल में हर बार क्या हो रहा हो, इलेक्शन हो रहा हो। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ना ही हमें संस्थाएं देखने के लिए मिलेंगी, जितने भी संस्थाएं हैं, और ना ही हमें प्रक्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी। ये सब स्वरूप किसका है? ये सारा स्वरूप है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, चाहे वो संस्थाएं हो और चाहे प्रक्रियाएं हो। प्रक्रियाएं मीन्स बहुमत का शासन। भाई अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही तो हमको देखने के लिए मिलता है ना बहुमत का शासन, ठीक है। और इसी में हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि हर एक निश्चित इंटरवल में क्या होगा, चुनाव होगा। सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो है, जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें जो जनता है, जनता प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। जनता प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। और इसमें क्या होगा, इसमें जनता स्वयं शासन में भाग लेती है। जनता स्वयं शासन में क्या करती है, भाग लेती है। तो ये किन देशों में ये केवल उपयोगी होगा? जहां पर जनता हो कम, जनसंख्या हो कम, ठीक है, जहां पर लिटरेसी रेट हो ज़्यादा। तो सीधी सी बात है कि जो यूरोप के जो देश होंगे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया होगा। भाई जनमत संग्रह का तो नाम सुने हैं। स्विट्जरलैंड में क्या होता है, जनमत संग्रह के आधार पर भी निर्णय हो जाता है, उसके आधार पर भी कानून बन जाता है। लोगों को बुला लिया गया या फिर लोगों से कह दिया गया कि जो लोग इस कानून के फेवर में हैं वो ईमेल करें, या फिर कोई ऐसा पोल वगैरह कर दिया गया कि जो फेवर में हो यस करें, जो फेवर में नहीं हो नो करें। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल हो गई। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक तो लिटरेसी रेट कम है और दूसरा जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम एक जगह बुला करके हम जनमत संग्रह नहीं करा सकते, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, ये है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोग। इनका थोड़ा सा इनके बारे में ज़रा लिख लो। इसको हम लोग थोड़ा सा दो पॉइंट इनके बारे में सबके लिखते हुए चलते हैं। लिखिए, लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार एक तरफ लिखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष में लिखिए कुछ पॉइंट। जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। अगला इसी में पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट, सभी वयस्क नागरिक शासन कार्य में भाग लेते हैं। सभी वयस्क नागरिक शासन कार्य में भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोकतंत्र की संस्थाएं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोकतंत्र की संस्थाएं जैसे संसद, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल एवं लोकतंत्र की प्रक्रियाएं जैसे नियतकालिक चुनाव, कौमा बहुमत का शासन। नियतकालिक चुनाव कामा बहुमत का शासन का अभाव होता है। बहुमत का शासन आदि का अभाव होता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया। मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया कि जो भी लोकतंत्र की संस्थाएं हैं इनका भी अभाव मिलेगा आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी में,
और जितने भी ये आपकी लोकतंत्र की प्रक्रियाएं हैं इनका भी क्या मिलेगा, इनका भी आपको अभाव मिलेगा। तो लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में मैंने बताया बहुमत का शासन बता दिया, ठीक है, नियतकालिक चुनाव बताया, यानी कि जहाँ पर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी अपनाई गई वहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद, आवश्यक नहीं कि मौजूद हों, हो भी सकती है नहीं हो सकती, लेकिन आवश्यक नहीं है, यानी इनका अभाव होता है, ठीक है। अगला इसी में पॉइंट लिखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आदर्श के रूप में श्रेष्ठ होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आदर्श रूप से श्रेष्ठ होता है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र आदर्श के रूप में श्रेष्ठ होता है। फिर इसमें अगला पॉइंट लिखिए, यह विकसित देशों एवं कम जनसंख्या वाले देशों में ही, यह विकसित देशों एवं कम जनसंख्या वाले देशों में ही सफल हो सकता है। यह विकसित देशों एवं कम जनसंख्या वाले देशों में ही सफल हो सकता है। जैसे कि स्विट्जरलैंड में जन्म संग्रह भी कराया जाता है अगर कोई संविधान संशोधन हो रहा तो, जैसे कि स्विट्जरलैंड। प्राचीन समय में अगर हम देखें तो यूनान वगैरह के कुछ क्षेत्रों में ये कराया जाता था। उसके जो स्टेट्स थे उसको पॉलिस कहा जाता है यूनान के, तो वहाँ पर ये था प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा था, ठीक है, प्राचीन, अगर हम एंशिएंट पीरियड में चले यूनान के कुछ क्षेत्रों में। अब लिखिए अगले हेडिंग, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे शासन में भाग ना लेकर, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे शासन में भाग ना लेकर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। सीधे शासन में भाग ना लेकर अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन में भाग लेती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें लोकतंत्र की संस्थाओं एवं लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का महत्व होता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। इसे प्रतिनिधि मूलक, यानी कि प्रतिनिधि के द्वारा शासन हो रहा है ना, तो इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, यह व्यवहार में, वो जैसे कि वो केवल आदर्श में श्रेष्ठ था, ये क्या है, ये व्यवहार में श्रेष्ठ है, यानी कि ये क्या है, वो एक आइडियल है, लेकिन ये रियलिस्टिक डेमोक्रेसी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यवहार में श्रेष्ठ है तथा विश्व के अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है। ये व्यवहार में श्रेष्ठ है तथा विश्व के अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, चलिए अब हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र से तो हमें कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने इसको अपनाया नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो कैसा है, वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का है। हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। थोड़ा सा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की ओर चलते हैं। जब हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखेंगे तो ये भी दो तरीके का हमको देखने के लिए मिलेगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कितने तरीके की होगी, दो तरीके की। कौन कौन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, यानी कि
लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये क्या है, दो तरीके का, एक तो संसदीय प्रणाली होगी इसकी, संसदीय लोकतंत्र, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, और दूसरा कौन सा हो सकता है, दूसरा होगा प्रेसिडेंशियल, यानी कि अध्यक्षात्मक, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए नाम से ही सीधे से उल्लेख, सीधे से स्पष्ट है नाम से ही कि इस पहले वाले में क्या है, संसद का रोल होगा, यानी सर्वोच्च क्या होगी, सर्वोच्च संसद हमको दिख रही है, और दूसरे वाले में क्या है, सर्वोच्च क्या होगा, प्रेसिडेंट। अब ये बताइए कि हम किस तरफ गए होंगे, संसद की तरफ। यानी कि इसमें अगर हम इन दोनों में हमें कंपेयर करना हो तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं कि जो संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें क्या होगा, इसमें विधायिका और कार्यपालिका क्या दोनों अलग अलग होंगी कि दोनों एक ही होंगी। आखिरकार कार्यपालिका भी तो विधायिका से ही चुन के आई है। अगर हम इसमें देखें सबसे बड़ा डिफरेंस तो इसमें क्या देखने के लिए हमको मिल रहा है कि इसमें जो विधायिका है उस विधायिका से ही क्या निकली है, इस विधायिका से ही कार्यपालिका का गठन हुआ है। मतलब कि चुनाव किसका हुआ था, चुनाव विधायिका का हुआ था। चुनाव किसका हुआ था, विधायिका का हुआ था। भाई हम सांसद ही तो चुनते हैं, और सांसद किसके मेंबर होंगे, विधायिका के। और फिर उस विधायिका में जो भी सबसे ज़्यादा मतलब बहुमत दल होगा, सब विधायिका के अंदर जिस दल के सबसे ज़्यादा व्यक्ति होंगे, मेंबर्स होंगे, वही क्या करेगा, वही सरकार बनाएगा, ठीक है। और जब सरकार बनाया तो उसने क्या किया, उस बहुमत दल ने अपना एक नेता चुन लिया कि हम इसके साथ हम क्या करना चाहते हैं, इसके साथ हम सरकार बनाएंगे। एक नेता चुन लिया, और वो नेता क्या करेगा, वो नेता इसी विधायिका के ही कुछ मेंबर्स को अपने साथ बुला करके और एक पूरी अपनी क्या बना लेगा, मंत्रिपरिषद बना लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक है। तो कार्यपालिका का तो मतलब ही क्या है कि पीएम और उसके पीएम के क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मिलकर क्या बनेगा, कार्यपालिका। यानी कार्यपालिका, सीधी सी बात है, हम देख रहे हैं कि कार्यपालिका किससे निकल रही है, विधायिका से। अब ये बताओ कि अगर विधायिका में कोई कानून पास हो गया है तो क्या कार्यपालिका उस पर रोक लगा सकती है, नहीं, क्योंकि कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो जब कानून बन रहा था तब वो विधायिका के सदस्य थे। अगर उन्होंने उस समय उस कानून को पास कर दिया है तो फिर वो जब कानून जब कार्यपालिका के द्वारा एग्जीक्यूट करने के लिए जब आया तो फिर कैसे रोक लगा सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कार्यपालिका और विधायिका क्या है, ये पृथक नहीं है, वो एक ही है बिल्कुल। कार्यपालिका विधायिका से ही चुन करके आई है, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें अध्यक्षात्मक में तो हम देखेंगे विधायिका अलग होगी, लेजिस्लेचर क्या होगी, वो बिल्कुल अलग होगी, उसका चुनाव लेजिस्लेचर के मेंबर्स अलग होंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट, ठीक है। और कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या होती है, वो बिल्कुल अलग होती है कार्यपालिका। यानी कि कार्यपालिका में क्या होगा, कार्यपालिका का जो हेड होगा वो कौन होगा, वहां का राष्ट्रपति होगा। अगर मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे इंडिया को ध्यान में रखते हुए चलिए और इधर अमेरिका को ध्यान में रखते हुए चलिए, तो आप ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इंडिया का ध्यान दीजिए, उधर अमेरिका वाले को ध्यान में रखिए। तो अमेरिका में हम देखते हैं कि सुप्रीम पावर किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति विधायिका का मेंबर है कि कार्यपालिका का है, कार्यपालिका का मेंबर है राष्ट्रपति, ठीक है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि जो कार्यपालिका का हेड है वो विधायिका से ही आए। जैसे हमारे यहाँ ये महत्वपूर्ण, ये जरूरी है हमारे यहाँ कि कार्यपालिका का जो हेड है वो उसे विधायिका का भी सदस्य होना जरूरी है। भाई अगर प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का हेड है ना, प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री कार्यपालिका का हेड है, यानी रियल हेड कौन है, प्रधानमंत्री। अभी हम नॉमिनल हेड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम रियल हेड की केवल बात कर रहे हैं। रियल हेड क्या है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के लिए क्या जरूरी है कि उसको विधायिका का भी सदस्य होना चाहिए, यानी कि उसको क्या है, उसको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का उसको सदस्य होना चाहिए। और इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसके लिए भी ये जरूरी है कि उसको विधायिका या कार्यपालिका का क्या होना चाहिए, सदस्य होना, विधायिका या कार्यपालिका कर रहा हूँ, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। और मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति नहीं है सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का,
तो क्या हो जाएगा, 6 महीने के अंदर उसको सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर ले, चाहे राज्यसभा की ग्रहण कर ले। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को बुला करके अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में शामिल कर सकता है। केवल इसके लिए एक ही कंडीशन है कि वो व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका में शामिल कर रहा है, वो व्यक्ति विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। केवल एक कंडीशन है, केवल मात्र, कि जिस व्यक्ति को भी राष्ट्रपति अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में शामिल कर रहा है उसको विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी व्यक्ति को वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में शामिल कर सकता है राष्ट्रपति। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ जरूरी है कि होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्य बनाइए। 6 महीने में क्या हो जाएगी, इसकी सदस्यता अपने आप मंत्री के रूप में समाप्त हो जाएगी। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, कि अगर कोई व्यक्ति विधायिका का सदस्य है तो पहले उसको वहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा, तब वो आकर के राष्ट्रपति की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में शामिल होगा। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये हो गया कि विधायिका कार्यपालिका से ही निकल रही है, और यहाँ पर विधायिका यानी जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, ये दोनों बिल्कुल से क्या, एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हैं, बिल्कुल पृथक हैं। तो क्या कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी? नहीं होगी। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। हमारे यहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। भाई अगर कार्यपालिका अपने मनमाने ढंग से कोई कार्य करने लग जाए तो विधायिका क्या करेगी, विधायिका सरकार को बर्खास्त भी तो कर सकती है। मान लीजिए विधायिका में अगर जो बहुमत है उस दल का, और बहुमत क्या हो जाए, समर्थन वापस हो जाए, बहुमत कम हो जाए, मैं कह रहा हूँ 2 पार्टियों ने गठबंधन कर रखा है और विधायिका में उन्होंने क्या कर लिया, गठबंधन कर दिया, तो उनका क्या हो जाए, गठबंधन का जो बहुमत है वो सरकार, जितना सरकार बनाने के लिए चाहिए उससे क्या हो गया, उतना हो गया गठबंधन का। जरूरी नहीं कि एक ही दल का हो, गठबंधन के दल का भी 2 या 2 से अधिक पार्टियों ने मिल गई। और अगर मान लीजिए जो सरकार है वो सरकार किसी एक गठबंधन वाली पार्टी के अगेंस्ट काम कर रही है और उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो क्या हो जाएगा, सरकार तो गिर जाएगी ना। लेकिन वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है वो कुछ भी मनमाने ढंग से करेगी, लेकिन वो बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं होगी लेजिस्लेचर के प्रति। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सरकार है वो, उसका टर्म कुछ भी निर्धारित नहीं है। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि बताइए प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो। हमारे संविधान में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। संविधान में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। अगर आपके ऑप्शन में आ गया 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या इनमें से कोई नहीं, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल तभी तक है जब तक कि उसके दल को क्या मिला हुआ है, बहुमत मिला हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है, उसमें जो रियल हेड है यानी कि प्रधानमंत्री, उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। यानी कि सरकार का जो कार्यकाल है, एग्जीक्यूटिव का कार्यकाल, वो निर्धारित नहीं है। अगला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा जो एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का जो कार्यकाल है, मैं अभी लिखवा दूंगा तो ये टेंशन ना लेना, राइटिंग बैठेगा। ठीक है, कार्यपालिका का जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल अनिश्चित होता है, बिल्कुल से कोई निर्धारित नहीं है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यकाल एग्जीक्यूटिव का निर्धारित है, 4 साल उसमें कहा गया है। और उसमें यह भी कहा गया है कि एक ही व्यक्ति अधिकतम 2 बार तक सरकार बना सकता है, तीसरी बार नहीं बना सकता। तो इसमें सीधे सीधे जो कार्यपालिका का कार्यकाल है उसको क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। कार्यपालिका के कार्यकाल को क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया। यानी कि भाई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि विधायिका में इनका अगर बहुमत इनका कम हो जाएगा या ये अल्पमत में आगे तो सरकार गिर जाएगी, है ही नहीं। क्योंकि विधायिका से तो बिल्कुल रिलेट ही नहीं करते वो। बात समझ आ रही है ना। यानी कि प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, प्रेसिडेंट जिस व्यक्ति को भी चाहेगा अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में प्रेसिडेंट क्या कर लेगा, शामिल कर लेगा। अब ये बताओ, मान के चलिए कि अगर उन्होंने कुछ विधायिका के अगेंस्ट भी काम किया तो विधायिका उनको कैसे हटाएगी, संभव ही नहीं है। बस एक ही तरीके संभव है, इम्पीचमेंट, महाभियोग।
लेकिन महाभियोग की भी प्रक्रिया इतनी टफ है कि 1789 जब से संविधान का बना आज तक कभी भी किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं सकी। लाए तो बहुत बार गए लेकिन इम्पीचमेंट कभी नहीं पूरा हो पाया, यानी सरकार कभी भी बर्खास्त नहीं हो सकी। ट्रंप के ऊपर भी लाया गया तो कहाँ वो कुछ उसका हुआ, लाया बहुत बार गया लेकिन प्रक्रिया कभी भी पूरी। लेकिन अगर हमारे यहाँ देखिए तो हमारे यहाँ जो सरकार है बहुत बार गिराई गई भाई। वहाँ पर भी तो सरकार है, वो प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट और उसके प्रेसिडेंट को रिलेट मत करिए। वहाँ का प्रेसिडेंट हमारा प्रधानमंत्री, ये दोनों इक्वल हैं। वहाँ का प्रेसिडेंट और हमारा प्रधानमंत्री ये इक्वल हैं। तो उन दोनों में आप डिफरेंस करिए ना। वहाँ के राष्ट्रपति को आज तक उसके कार्यकाल से पहले हटाया नहीं गया, लेकिन हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री को उसका कार्यकाल होने से पहले बहुत बार हटाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखिए, एक बार 13 दिन में, एक बार 13 महीने में हटाए गए। चौधरी चरण सिंह हटाए गए, वीपी सिंह हटाए गए, ठीक है, मोरारजी देसाई हटाए गए, गुजराल हटाए गए। तो हमारे यहाँ कितने प्रधानमंत्री हटाए गए अपने कार्यकाल पूरे होने से पहले, ठीक है। तो अब ये बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में तानाशाही का भी गुण आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है तानाशाही का गुण, बिल्कुल तानाशाही। भाई सरकार को पता है कि 4 साल से पहले हमको कोई नहीं हिला सकता, और यहाँ पता है हमको संसदीय शासन प्रणाली में कि अगर हमने कुछ भी उल्टा सीधा किया और अगर हमारा समर्थन वापस हो गया तो हमारी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर तानाशाही की प्रवृत्ति आ सकती है। और एक बात बताइए, अगर ट्रंप की सरकार ये दूसरे कार्यकाल के लिए आ जाती तो तानाशाही के लक्षण उसमें आ जाते कि ना आ जाते? उसके पहले कार्यकाल में उसके आप कार्यशैली को देखिए, पहले कार्यकाल की उसके कार्यशैली को देखिए। दूसरा कार्यकाल अगर वो पाता तो पक्का जो है वो इतने ज़बरदस्त डिसीजन लेता, बिल्कुल तानाशाह जैसे। आप जितने भी बड़े बड़े आप जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति देखते हैं हम लोग कि जो है भगवान के बाद दूसरा पद तो है ही, वो है नहीं, भगवान के बाद दूसरा पद है। तो अब एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति उस पद पे पहुंच चुका है जो भगवान के बाद दूसरा भगवान वो बन नहीं सकता, तो अब उसको किसी और चीज़ की आशा है क्या? अच्छा एक बात बताओ, एक कोई प्रेसिडेंट है एक्स, अब उसने अपना 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया, अभी भी इसको एक इच्छा जगी है कि अगले 4 साल के लिए मैं फिर आ जाऊं। लेकिन जब वो अगले 4 साल के लिए वापस से आ गया, अपने दूसरे टर्म में आ गया, तो सेकेंड टर्म में वो जानता है कि अब तीसरा बार मुझे मौका मिलना ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका का संविधान ही कहता है कि एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बन सकता है। हाँ, 2 बार, सिर्फ 2 ही बार। हाँ, नहीं कॉन्टिन्यूटी नहीं, केवल 2 ही बार एक व्यक्ति बनेगा बस, लगा होगा तार का कुछ नहीं, केवल 2 बार, ठीक है। तो अब एक बार बताओ कि अब दूसरा कार्यकाल चल रहा है उसका, और उसे पता है कि जो है किसी भी तरीके से मुझे मेरे पद से हटाया नहीं जैसे 4 साल से पहले, और इसके बाद अब कोई ऊंचा पद बचा नहीं है जिसके लिए जनता मुझे नकार दे, यानी अब भगवान तो मैं बन नहीं सकता। तो उसके अंदर आ जाएगा डिक्टेटरशिप वाला गुण कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसमें कुछ ना कुछ तानाशाही के गुण आ जाते हैं, लेकिन इधर हम देखेंगे तो तानाशाही का हमको गुण नहीं देखने के लिए मिलेगा। फिर अगर एक चीज़ देखें और हम, यहाँ रियल हेड और नॉमिनल हेड दोनों अलग अलग होते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है, रियल हेड और नॉमिनल हेड अलग अलग होते हैं। नॉमिनल हेड क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख, यानी कि सिर्फ जिससे साइन कराने के लिए जिसको रखा गया है, यानी कि कोई भी साइन वगैरह होना है तो वो सिर्फ कराया जाएगा किससे? इस नॉमिनल हेड से, यानी नाम मात्र का प्रमुख है सबसे ज़्यादा। ये हम बताएंगे दूसरों से कि हमारा सबसे मेन व्यक्ति कौन है, ये प्रेसिडेंट, लेकिन एक्चुअली में क्या है, उससे हम सिर्फ साइन करा रहे हैं, ना हम उसका निर्णय पूछ रहे हैं कि भैया तुम क्या चाहते हो, ना हम उसकी कोई बात मान रहे हैं, और उसे करना भी वही पड़ेगा जो कि रियल हेड को कहेगा। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें क्या होता है, इसमें नॉमिनल हेड यानी नाम मात्र का प्रमुख और रियल हेड दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन वहाँ अगर हम देखें, वहाँ अलग अलग नहीं होते। अमेरिका में देखिए ना अध्यक्षता, क्या अमेरिका में, अच्छा एक बार बताइए, अमेरिका में इस समय प्रधानमंत्री कौन है?
जो बाइडेन कोई नहीं। वह प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट नहीं। जो बाइडेन तो बता दिया, प्रधानमंत्री पूछ रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर कौन है? लास्की ने कहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं का प्रधानमंत्री होता है। लास्की ने क्या कहा था? अमेरिका का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं का प्रधानमंत्री भी है। हमारे यहाँ अरे प्रधानमंत्री का मतलब राजा होता था ना प्राचीन समय में। राजा का जो सबसे मेन आदमी होता था, राइट हैंड, वो कौन होता था? प्रधानमंत्री। सेनापति नहीं होता, प्रधानमंत्री होता था। फिर आता था सेनापति के बाद। ठीक, वजीर तो राजा ही होता है ना, वजीर। वजीर ही है प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में कितनी वजीर आजम। वजीर आजम। वजीर कौन है? वजीर है प्रधानमंत्री। किंग, अरे किंग को कौन चलाता है? वजीर ही तो चलाता है किंग को। किंग हर एक नहीं, पुराने पीछे जो देखो, फिर पुराने एंशिएंट पीरियड में देखो तो किंग हर चीज़ के लिए वजीर को बुलाएगा, वजीर से सलाह लेगा। बस वही है, किंग का वजीर कौन है? प्रधानमंत्री। हमारे देश में अगर देखें तो किंग कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जो राइट हैंड है वो कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर जो वजीर है वो कुछ ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। यहाँ पर वजीर ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। अब वजीर जो है बिल्कुल दबा के बैठा हुआ है राष्ट्रपति को कि जो मैं बोलूँगा वही तुम्हें करना है, और कर रहा है राष्ट्रपति। इतना सा अंतर है। बाकी प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री एक वजीर ही की ही पोस्ट है। बस क्या, वजीर ज़्यादा पावर। अरे अगर आप देखें ना, अगर हम देखें बहुत सारे मिडिवल पीरियड्स में आप देखें, एंशिएंट पीरियड में देखें, बहुत सारे वजीर ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? राजा को उसकी गद्दी से हटा दिया और स्वयं राजा बन गए। और कब बने? जब वो शक्तिशाली हो गए। जब वो क्या हो गए? वो अरे टीपू सुल्तान का बाप हैदर अली, उसने भी तो जो है चिक्का कृष्णराज को हटा करके क्या किया था? स्वयं राजा बन गया था। पहले वो क्या था? पहले उसका एक सेनापति, हम कहें वजीर कह दें, सेनापति जो भी कह दें, उसका राइट हैंड था। लेकिन उसने क्या किया? जैसे उसने देखा कि अब वो उसके पास ज़्यादा पावर आ गई, हैदर अली, उसने तुरंत क्या किया? उसको गद्दी से हटा करके अपना राजा बन गया। हाँ ठीक है, वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, उसको वहाँ देखा जाएगा। तो बस यही आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट अलग है और प्राइम मिनिस्टर अलग है। यानी कि नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। और रियल हेड कौन है? प्रधानमंत्री। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर वजीर के ही कहने पर किंग चल रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अलग अलग कुछ नहीं, जो राजा है वही जो है अपना वजीर भी है। इसलिए लास्की ने कहा भी कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो स्वयं का ही प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, एक और इन दोनों में अंतर देखते हैं, दोनों में डिफरेंस। एक बात बताओ, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन किस गवर्नमेंट में होगा? स्पेशलाइजेशन समझ रहे हैं ना? ज़्यादा जो है अगर हम कोई मिनिस्ट्री देखें, उस मिनिस्ट्री में ज़्यादा जो स्पेशलाइज्ड जो है व्यक्ति पहुँचेगा, वो किस गवर्नमेंट के थ्रू पहुँच सकता है? मतलब स्पेशलाइज्ड समझ रहे हैं ना? अगर कोई व्यक्ति रक्षा मंत्री बनाया गया तो वो रक्षा डिफेंस के सेक्टर में वो बहुत उसको ज्ञान हो। अगर कोई वित्त मंत्री बनाया गया तो इकोनॉमिस्ट के क्षेत्र, इकोनॉमी का क्षेत्र का वो बहुत बड़ा ज्ञाता हो, नोबेल पुरस्कार विजेता हो। समझ रहे हैं? तो मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। जैसे कि मनोहर पर्रिकर को क्या बनाया गया? रक्षा मंत्री बनाया गया था। वो गोवा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। जैसे ही मोदी सरकार आई, उसने क्या किया? मनोहर पर्रिकर जी से त्यागपत्र दिलाया। वो तो गोवा के हेड थे ना, लेकिन क्या थे? वो एक IITian थे, मनोहर पर्रिकर, IITian ब्रिलियंट। तो उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री कौन हो सकता है? ये सबसे बढ़िया टेक्निकल फील्ड के व्यक्ति। ठीक है, उनको ज़्यादा पता है कि राफेल ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है कि जो है हमारे लिए दूसरा कोई अच्छा है ना? आयरन डोम हमारे लिए अच्छा है कि S-400 अच्छा है। वो ज़्यादा उस चीज़ में क्या कर सकते हैं? उनको ज़्यादा उस चीज़ में पता होगा। अब किसी ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाए जो कि क्या है, जो कि साइंस एंड टेक का फील्ड ही नहीं है उसका, उसको मिनिस्ट्री दी जाए तो सीधी सी बात है कि वो किस पर डिपेंड रहेगा? अपने जो है जो सेक्रेटरी है उस पर डिपेंडेंट रहेगा, अपने सचिव वगैरह पर। तो एक स्पेशलाइजेशन आ सके उस क्षेत्र में, वो किसके कहाँ से आ सकती है? संसदीय से कि अध्यक्षात्मक से? अच्छा, बताओ, संसदीय शासन प्रणाली में हम अपने मन मर्जी से तो हम बना नहीं सकते, मिनिस्ट्री दे नहीं सकते, मंत्रालय दे नहीं सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले चुनाव लड़ाना पड़ेगा। अब मान लीजिए
कोई नोबेल पुरस्कार विजेता है इकोनॉमी का, उसको सरकार कह रही है कि आप चुनाव लड़ जाइए। अब वो कह रहा है कि मेरे बस का नहीं चुनाव लड़ना, कि मैं चुनाव लड़ूँ, रैलियाँ निकालूँ, हैं, फिर मैं भाषण दूँ। वो नहीं शामिल होगा राजनीति में। भाई राजनीति भी तो एक टिपिकल प्रक्रिया है ना, वो क्या होगा? हाँ, वो तो नॉमिनेट का, तो नॉमिनेट कितने लोगों को कर लोगे? अरे तो एक बार बताओ, उसके लिए भी राज्यसभा में ऐसे थोड़ा, उसके लिए भी तो जो है क्राइटेरिया है कि नहीं है? भाई आपने कुछ को आपने राष्ट्रपति से नॉमिनेट भी करा दिया, लेकिन बाकी जो बचे कुछ, उनको तो आप जो है अलग अलग फील्ड के लोगों से आप नॉमिनेट वही इलेक्टेड कराते हैं। ऐसे थोड़ा कि अपने मन मर्जी से किसी को भी भर लिए। भाई भले ही आप विधानसभा की सीट के आधार पे, मतलब राज्यसभा की, अरे वो मतलब एक अब जरा पहले सुनो, वो फिर बहुत ज़्यादा उसमें ये समझो कि चुनाव करा करके लाना आसान है कि प्रेसिडेंट ने देखा कि इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा आदमी, इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा आदमी, उनको बुला लिया और कह दिया आप मेरी सरकार में ऐसे शामिल हो गए। ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना भी सही नहीं है, सीधे से टू द पॉइंट बता दूं मैं। तो अगर मान लीजिए मोदी सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल करना चाहती है अपने मिनिस्ट्री में जो उस फील्ड का क्या है, महारथी है, तो फिर भी एक थोड़ा सा टिपिकल प्रक्रिया है कि उसको चुनाव में इलेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बना भी दिया, उसको मंत्री बना भी दिया, तब भी उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देखें तो क्या करेगा, जो बाइडेन जिसको चाहे उसको बना लेगा अपना मंत्री, जिसको चाहे उसको अपने कार्यपालिका में शामिल कर लेगा। इसलिए आप देखिए ना, आप कभी अमेरिका की आप ये मिनिस्ट्री खोल के देखिएगा, उसमें मोस्टली पदों पर बैठे होंगे अपने अपने फील्ड के महारथी। तो देख लीजिएगा, आपको ऐसे लगेगा कि ये जो है बिल्कुल एक टेक्निकल ग्रुप की एक टीम है पूरी। रिश्तेदार भी तो हैं। बिल्कुल होते हैं। अभी उसने ट्रंप ने अपने दामाद को नहीं बना रखा था, अपने बेटी को भी शामिल कर रखा था, दामाद को भी, मिस्टर बेटी को तो एडवाइज़र बना रखा था। तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है ना, क्योंकि अगर आप राष्ट्रपति बन गए, आप जिसको चाहे अपने मिनिस्ट्री में शामिल कर लीजिए, 4 साल तक आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। 4 साल बाद फिर अगर आप दोबारा बन गए, तब तो फिर आप जो है ईश्वर ही हो गए, ठीक है। खैर, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए जो स्पेशलाइजेशन है वो किस शासन प्रणाली से आ सकती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से। इसलिए आप अमेरिका वगैरह देखिए, हर एक मिनिस्ट्री में उस अपने क्षेत्र का महारथी व्यक्ति बैठा मिलता है आपको। लेकिन आप इंडिया में देखिए, इंडिया में ऐसा नहीं सब हो। इंडिया में मोस्टली ऐसा, वो तो कभी कभार 22 लाख, जैसे बता दिया मनोहर पर्रिकर जी को 22 लाख। अब फॉरेन मिनिस्ट्री मिल गई, कौन है फॉरेन मिनिस्टर? जयशंकर। ये भी कहते हैं, ये फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, अब उनको बना दिया गया फॉरेन मिनिस्टर, वो भी एक 22 लाख। लेकिन और बाकी देखिए ना, नॉर्मली केस पे निर्मला सीतारमण जी को रक्षा मंत्री बनाया गया था, उनको नॉलेज है उस फील्ड का? नहीं। उनको वित्त मंत्री बनाया गया, इतना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है उनके पास? नहीं। राजनाथ सिंह जी को भले ही चलो वो टीचर थे, लेकिन उस लेवल के तो टीचर नहीं थे ना कि उनको जो है रक्षा मंत्रालय का पूरा ज्ञान हो, उस मिसाइल की टेक्निक के बारे में पता हो। लेकिन बनाया गया तो स्पेशलाइजेशन आया नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों में थोड़ा सा हम लोग लिखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र डालिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक तरफ लिखिए, इसमें संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, और दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, ठीक। चलिए लिखिए, पहला पॉइंट इसमें डालिए, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका एवं कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। दूसरे वाले में लिखिए, शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है। ठीक है। अच्छा एक बताओ, अपनी जो विधायिका है उसी को तो पार्लियामेंट बोल देते हैं हम लोग, संसद हम किसको बोल देते हैं? मेनली जो विधायिका। इसी तरह के अगर हम वहाँ देखें, अमेरिका में देखें,
तो अमेरिका की ही अगर हम कह दें कि जो विधायिका जहाँ बैठ रही है या जो विधायिका, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस। अपना जो संसद है बिल्कुल संसद के जैसा ही क्या है? अमेरिका का कांग्रेस। एक चीज़ जरा शक्ति के पृथक्करण में एक चीज़ थोड़ा सा और क्लियर करो, जैसे कि आपने यहाँ क्या बोला गया, अगर हम देखें 3 जो है फॉर्म्स होते हैं, एक तो आपका लेजिस्लेचर हो गया, दूसरा क्या है एग्जीक्यूटिव है, और तीसरा क्या है जुडिशरी। तीनों के कार्य अलग अलग बटे हुए हैं, तीनों के कार्य क्या है अलग अलग बटे हुए हैं। लेजिस्लेचर का अलग है, एग्जीक्यूटिव का क्या है अलग है, और जुडिशरी का कार्य अलग है। लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में स्पष्ट अंतर नहीं है, बिल्कुल से पृथक्करण नहीं है। हमारे यहाँ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में तो पृथक्करण है, लेकिन इन दोनों के बीच में हमको कोई भी स्पष्ट पृथक्करण देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव किससे निकल रही है? विधायिका से निकल रही है। एग्जीक्यूटिव विधायिका के प्रति जवाबदेह भी है, जो कार्यपालिका क्या है विधायिका के प्रति जवाबदेह भी है। तो हमें इनमें तो डिफरेंस दिख रहा है, साफ पृथक्करण दिख रहा है, लेकिन इनमें हमें स्पष्ट पृथक्करण देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर अध्यक्षात्मक में, तो हमें इन तीनों में स्पष्ट पृथक्करण देखने के लिए मिलेगा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों ही एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पर हस्तक्षेप हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, ये हो गया आपका। अगला पॉइंट क्या है? एक तो हाँ, एग्जाम में अगर आपसे ये चारों पॉइंट दे दिए जाएं, संसदीय लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के चारों पॉइंट दे दिए, चारों सही हों, और आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट, सबसे ज़्यादा सही कौन सा है? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा? मान लीजिए दे दिया जाए कि संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा अंतर वो क्या है जो इन दोनों को बिल्कुल से अलग कर रहा है? यही है पहला पॉइंट, यही वाला है पृथक्करण। ये कार्यपालिका और इसमें विधायिका एक ही लग रही है हमको, और वो अलग है। बाकी ना वो स्पेशलाइजेशन को हम कहेंगे, ना ही हम कहेंगे कि रियल हेड, नॉमिनल हेड कहेंगे। हम सबसे एप्रोप्रिएट पॉइंट कौन सा होगा? यही होगा, शक्ति का पृथक्करण। अगला पॉइंट लिखिए इसमें तो हमने देख लिया, इसमें जो है कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे पर निर्भर करती है, और वो उसमें क्या होगा? शक्ति का पृथक्करण होगा। अगला लिखिए, इसमें लिखिए नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर पाया जाता है। नाम मात्र की कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर पाया जाता है। इसे में नीचे लिख लीजिए, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, ये शॉर्ट में लिख लीजिए नॉमिनल हेड। ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख या नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर। हाँ, इसी में संसदीय में ही नाम मात्र या नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट एंड रियल हेड कौन? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर निर्णय लेगा, और जो नॉमिनल हेड है वो क्या करेगा? निर्णय की घोषणा करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग लड़कियों? बहुत कंफ्यूजन में लग रही हो तुम। बात समझ में आई? भाई देखिए, संसदीय लोकतंत्र की विशेषता क्या है कि आपका जो है नॉमिनल हेड अलग होगा, रियल हेड अलग होगा। यानी कि नॉमिनल हेड और रियल हेड, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों में क्या है? अंतर है। यानी एक व्यक्ति है नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख, और एक व्यक्ति है रियल जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख। अब इन दोनों के काम क्या है? क्यों हमने इन दोनों पदों को रखा हुआ है? जो रियल हेड है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, वो क्या करता है? वो निर्णय लेता है, और ये जो भी निर्णय लेगा रियल एग्जीक्यूटिव हेड, जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है, ये जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय की घोषणा कौन करेगा? नॉमिनल हेड, यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। मैंने पहले ही नहीं आपको ये पॉइंट बोला कि राष्ट्रपति को सिर्फ रखा ही गया है कि प्रधानमंत्री जो भी निर्णय ले उसकी घोषणा कर दे, वो एक मुहर लगा दे। ठीक है, ऐसा ही एक फॉर्म हमको कहाँ और देखने के लिए मिल रहा है? ऐसी ही एक व्यवस्था, ऐसे ही एक सिस्टम, जिससे हम भी काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। हमारा जो ये संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ से
प्रभावित है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, वहाँ क्या है? वहाँ भी तो नॉमिनल हेड कौन है? क्राउन, महारानी क्या है? क्राउन, क्राउन जो है नॉमिनल हेड है, और रियल हेड क्या है? बोरिस जॉनसन, जो प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय की घोषणा कौन करेगी? क्राउन। तो क्राउन अपने मन से अब कुछ वहाँ काम कर सकती है? नहीं, क्राउन तो वही कार्य करेगी ना जो भी कार्य प्रधानमंत्री कहेंगे करने के लिए। सेम ऐसा ही फॉर्म हमारे यहाँ है, ऐसा ही सिस्टम हमारे यहाँ है, लेकिन अमेरिका का सिस्टम बिल्कुल अलग है। ठीक है, इधर आपने लिख लिया कि वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका में अंतर होता है। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट एंड रियल हेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उस साइड लिखिए, उस साइड लिखिए, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका में भेद नहीं पाया जाता। नाम मात्र की कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका के मध्य भेद नहीं पाया जाता। ठीक, अब इधर अगला पॉइंट लिखिए, संसदीय प्रणाली की तरफ, संसदीय प्रणाली की तरफ लिखिए। वास्तविक कार्यपालिका को, वास्तविक कार्यपालिका को कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होती। वास्तविक कार्यपालिका को कार्यकाल की सुनिश्चितता नहीं होती। ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लोकसभा के बहुमत के प्रसाद पर्यंत, बहुमत के प्रसाद पर्यंत, लोकसभा के बहुमत के प्रसाद पर्यंत। मतलब इस पॉइंट को समझ में आया क्या है ये? इसमें क्या कहा गया है कि जो वास्तविक कार्यपालिका है, यानी कि जो ये गवर्नमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, जिसमें प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शामिल हैं, इनके कार्यकाल की कोई सुनिश्चितता नहीं है। मैंने क्या बताया कि प्रधानमंत्री का पद ऐसा जरूरी नहीं 5 साल ही हो, वो तब तक ही रहेगा जब तक कि लोकसभा में बहुमत होगा। तो वही मैंने ब्रैकेट में क्या लिखवा दिया, क्या आधार है इसके कार्यकाल का? रियल जो एग्जीक्यूटिव है, इसका आधार है लोकसभा में बहुमत, यानी लोकसभा के बहुमत के प्रसाद पर्यंत जो वास्तविक कार्यपालिका है वो अपने पद पर रहेगी। और उधर लिख लीजिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में लिखिए, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता होती है। वास्तविक कार्यपालिका के कार्य की निश्चितता होती है, यानी कार्यकाल क्या होता है? सुनिश्चित होता है। और ब्रैकेट में लिख लीजिए 4 वर्ष। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिए 4 वर्ष। ठीक, और सिर्फ किस आधार पर इसको हटाया जा सकता है? इस वास्तविक कार्य पर केवल इम्पीचमेंट, केवल महाभियोग। सिर्फ क्या हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के ऊपर भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख है क्या? नहीं है। वो तो जैसे ही लोकसभा में बहुमत कम हो जाएगा तुरंत अपने आप हट जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ऐसा बहुमत का कोई भी वो नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लगा करके ही जो रियल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि रियल और नॉमिनल की तो बातें नहीं, वो मुझे लग रहा है गलती से मैंने रियल लिखवा दिया। रियल को हटा दो, वास्तविक को हटा दो, सिर्फ कार्यपालिका छोड़ो। वो वास्तविक लगा देने से अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है। वास्तविक का मतलब वहाँ पर ये भी है कि फिर कोई, यानी कि कोई ये वास्तविक है तो कोई अवास्तविक भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो है वो फ्लो में मैंने वास्तविक बोल दिया, बट वहाँ सिर्फ कार्यपालिका ही लिखना उचित है। ठीक है, हाँ, तो क्या पॉइंट था? कार्यपालिका कार्यकाल निश्चित होता है, ब्रेक में 4 वर्ष, और लिखना हो तो लिख लीजिए, सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है। सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है। सिर्फ, हाँ, उसी में चल, अध्यक्षात्मक में ही है। 4 वर्ष लिखा, और अगर 4 वर्ष से पहले मान लीजिए अगर हट रही है सरकार, तो सिर्फ और सिर्फ महाभियोग, कोई अल्पमत बहुमत नहीं। ठीक है, अब लिखिए संसदीय की तरफ, संसदीय की तरफ लिखिए, यह
संसदीय की तरफ लिखना, यह सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। संसदीय की तरफ लिखना है, यह सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। उस साइड लिख लीजिए, अध्यक्षात्मक में सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था का अभाव होता है। ठीक है। अब उत्तरदायी शासन का मतलब क्या है? अकाउंटेबल, जवाबदेह, सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर कार्यपालिका कुछ भी कार्य कर रही है तो वो क्या, विधायिका के प्रति जवाबदेह है। समझ रहे? ठीक है। और अगर इधर हम देख रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो काउंसिल मिनिस्टर कुछ भी कार्य कर रहा है वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। राष्ट्रपति कुछ भी कार्य कर रहा है वो किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं है, उसको किसी को भी जस्टिफिकेशन नहीं देना है। अब नई हेडिंग डाल लीजिए, संसदीय व्यवस्था के गुण एवं दोष। भाई हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई है तो उसके हम गुण एवं दोष भी देख लें। संसदीय व्यवस्था के गुण एवं दोष लिखिए। पहला पॉइंट, उत्तरदायी शासन, मतलब संसदीय व्यवस्था गुण एवं दोष में पहला लिखिए गुण। पहले हम गुणों की बात कर लें। इसके गुण क्या हैं? मेरिट्स। मेरिट्स में लिखिए उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन ब्रैकेट में लिख लो, कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा बर्खास्त कर सकती है। जो काउंसिल मिनिस्टर है उसको लोकसभा कभी भी बर्खास्त कर सकती है। अब एक बात बताओ कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये डर हमेशा रहेगा कि लोकसभा जब चाहे हमको बर्खास्त कर देगी, तो वो क्या, वो जो है क्या तानाशाही वाले गुण उसमें आएंगे? नहीं आएंगे भाई, क्योंकि ये क्या, अकाउंटेबल है ना। अगर आप किसी के प्रति जवाबदेह हैं तो आप भी क्या करेंगे, आप थोड़ा सजग होकर कार्य करेंगे। अगर आपको क्या कर दिया जाए, बिल्कुल से अगर आपकी जवाबदेहिता समाप्त कर दी जाए, अब आप फ्री हैं, तो आप क्या करेंगे, खुला साड़ की तरह व्यवहार करेंगे। होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री वो किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के प्रति। ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, कार्यपालिका और विधायिका। अगला पॉइंट, कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय। कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय के आधार पर शासन होता है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय के आधार पर शासन होता है। ठीक है। अब मान के चलिए, अब कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय कैसे है? मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी को जीएसटी से संबंधित बिल लाना है, जीएसटी से संबंधित बिल लाना है, तो अब उन्हीं के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के जो व्यक्ति हैं वही क्या, वही विधायिका के भी तो सदस्य हैं। तो अब मान लीजिए नरेंद्र मोदी को अगर जीएसटी से संबंधित बिल लाना है तो क्या कर देंगे, वो जो है उन्हीं के काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का ही कोई ना कोई सदस्य क्या करेगा, विधायिका, मतलब कानून बनाना है उनको जीएसटी संबंधित। ठीक है। तो जो बिल है वो कौन लेकर के आ सकता है? कोई भी उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का सदस्य। मेरी बात समझ में आ रही? मान लीजिए कार्यपालिका कोई भी कानून कार्यपालिका बनाना चाह रही है, कोई भी कानून, तो कार्यपालिका अगर वो कानून बनाना चाह रही है तो क्या करेगी, वो विधायिका में स्वयं से भी तो कार्यपालिका के सदस्य बिल लेकर के आएंगे। बिल समझ रहे हैं ना, बिल क्या होता है? बिल और एक्ट में अंतर नहीं समझ रहा है। अधिनियम क्या होता है, विधेयक क्या होता है? क्या होता है विधेयक? हम शुरुआत में बिल्कुल जो लेकर के आ रहे हैं, हमें कानून बनाना है, तो हमने बिल्कुल जो वो प्रोसीजर स्टार्ट किया। भाई कानून बनाना तो ऐसा थोड़ा कि अचानक से पार्लियामेंट को भविष्यवाणी थोड़ा हो जाएगी और पार्लियामेंट तुरंत एक जजमेंट सुना देगी। उसके पूरा एक प्रोसीजर चलेगा ना, पूरा उसमें जो है बहुमत, मतलब एक पूरे सभी लोग अपना जजमेंट देंगे, है ना, निर्णय होगा, उसमें बातचीत होगी, बहस होगा, वाद विवाद होगा, लात जूते चलेंगे, तब जाके क्या होगा, तब जाकर के कोई जो है बिल
एक्ट में कन्वर्ट होगा, बिल पास होगा, और जैसे ही बिल पास होगा कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने जैसे ही उस पर साइन किया वो क्या बन गया, तुरंत कानून यानी अधिनियम यानी एक्ट बन गया। तो अब अगर मान लीजिए कोई एक्ट बनाना है नरेंद्र मोदी को, तो वैसा तो है नहीं नरेंद्र मोदी ने अचानक से जो है अनाउंस कर दिया और वो एक्ट तुरंत कानून बन गया। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले विधायिका के अंदर बिल प्रस्तुत करना पड़ेगा, प्रस्ताव लाना पड़ेगा, और फिर वो जब बिल क्या हो जाएगा, जब बिल विधायिका, जब वो बिल जो है संसद में बिल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि अब हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर उस पर क्या होगा, चर्चा होगी, चर्चा होगी, फिर दोनों सदन उस पर क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, और जब दोनों सदन वोटिंग करेंगे और वो बिल जब क्या हो जाएगा, दोनों सदनों से पास हो गया, अब उसमें भी देखा जाएगा कि बिल कैसा है, संविधान संशोधन से संबंधित है कि और कुछ है। ठीक है, संविधान संशोधन की थोड़ा सा नियम अलग है, प्रक्रिया अलग हो जाती है, उसके बारे में आर्टिकल 368 में ही कहा गया है कि किन किन आधारों पर क्या क्या बहुमत के कौन कौन से आधार इसमें लिए जाएंगे। साधारण बहुमत से होगा कि विशेष बहुमत होगा, विशेष बहुमत में भी एक होता है, विशेष बहुमत में 2/3 सदस्यों से स्वीकृत कराया जाएगा, साथ ही साथ आधे राज्यों से भी स्वीकृत कराया जाएगा। तो संविधान संशोधन में आएगा, उसको आगे देखेंगे जब हम संविधान संशोधन देखेंगे। मान लीजिए सिंपल मैं बात कर रहा हूँ कि कोई सिंपल मेजोरिटी वाला बिल है, तो यहाँ पर पास होगा और उसके बाद कहाँ आ गया, राष्ट्रपति के पास, उसने साइन कर दिया, अब क्या बन गया, कानून बन गया। ठीक है, और यही क्या चाह रहे थे, यही मान लीजिए कार्यपालिका चाह रही थी, तो मैंने आपको यही पॉइंट बताया कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों के बीच में क्या होगा, समन्वय होगा। अगर कार्यपालिका कोई कानून पास कराना चाह रही है तो सीधी सी बात है कि विधायिका में भी उसी पार्टी के लोग शामिल हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें क्या हो जाएगी, ईजिली हो जाएंगी। लेकिन अगर हम देखें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो मान के चलिए कि राष्ट्रपति ने कोई क्या कर दिया, राष्ट्रपति ने कोई बड़े बड़बोलेपन में आकर के और पूरे वैश्विक समुदाय के सामने कोई अनाउंसमेंट कर दिया कि हम भी आज से इस ट्रीटी में, इस संधि में शामिल होंगे। जॉन कैनेडी के साथ ऐसा हो चुका है 3 बार। ठीक है, मान के चलिए कह दिया गया कि हम भी आज से इस संधि में शामिल होंगे, और उस संधि में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति ने तो कह दिया, लेकिन अब क्या है, कांग्रेस में भी तो पास कराना पड़ेगा, तब तो कानून बनेगा। और कांग्रेस क्या है, कांग्रेस यानी कि जो विधायिका वो बिल्कुल अलग है कार्यपालिका से, कार्यपालिका से बिल्कुल अलग है विधायिका, और विधायिका ने पास नहीं किया तो क्या, खत्म कहानी। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं क्या है। यहाँ पर अपने यहाँ क्या है, कार्यपालिका अगर किसी कानून को चाह रही है तो उसके हाथ में पावर है, क्योंकि विधायिका में भी उसी को बैठना है, तो क्या करा लेगी, पास करा लेगी, क्योंकि सरकार तो उसी दल का होगा ना जो दल बहुमत में होगी, और वो दल सीधी सी बात है कि विधायिका में भी बहुमत में होगी, लेजिस्लेचर में, संसद में भी, तो क्या कर लेगी, पास करा लेगी। यानी कि मैंने कहा कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या है, सामंजस्य के साथ काम हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें, अमेरिका में देखें, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देखें, तो कार्यपालिका कुछ भी बोले, लेकिन विधायिका क्या है, विधायिका उसके बातों के अनुसार या उसके दबाव में आके काम करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ने कुछ भी बोल दिया, लेकिन मान लीजिए अगर विधायिका ने कानून ही नहीं पास किया, तो अब क्या राष्ट्रपति कुछ कर पाएगा, नहीं, क्योंकि उसके लिए तो शर्त ही यही थी कि विधायिका का एक भी सदस्य नहीं होना चाहिए कार्यपालिका में। ठीक है, तो इस साइड आपने लिख लिया, उधर लिख लीजिए, इधर लिख लिया, कार्यपालिका और विधायिका के बीच क्या होता है, सामंजस्य होता है। उस साइड लिख लीजिए, कार्यपालिका और विधायिका, दोनों लिख लिया, सॉरी मेरिट्स लिख रहे थे, आप लिखिए डिमेरिट्स, डिमेरिट्स यानी कि दोष, किसके, संसदीय शासन प्रणाली के दोष हैं। मैं यार बहक गया था, मैं कंपेयर कराने लग गया था। ठीक है, दोष, सबसे बड़ा दोष तो यही है कि इसमें जो है, जो कार्यपालिका है, जो हेड है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसका कार्यकाल ही स्थायी नहीं है, तो सबसे बड़ा दोष तो यही है। लिख लीजिए, कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित ना होना, कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित ना होना, या फिर कार्यपालिका की अस्थिरता, जो भी लिखना हो। ठीक है, अगला पॉइंट, योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव, इसी में दोष है, योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव, योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव।
अब मैंने कहा कि कार्यपालिका की अस्थिरता, इसी को हम क्या कह सकते हैं, राजनीतिक अस्थिरता। भाई अस्थिरता ही तो है कि सरकार को एग्रीकल्चर बिल वापस लेने पड़ गए। कह दिया, अभी तो खैर ऐसा कुछ वो पास नहीं कराए ने, लेकिन फिर भी मोदी जी ने तो कह दिया ना कि हम ये तीनों एग्रीकल्चर बिल क्या कर रहे हैं, वापस ले लेंगे। तो एक तरीके से अस्थिरता ही तो हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार अपने आप को ही नहीं मजबूत समझ पा रही। सरकार जान रही है कि अगर ये इसी तरह का विरोध चलता रहा तो क्या हो जाएगा, फिर मान लीजिए बात कहाँ तक, खैर वो तो अभी पूरे बहुमत में है, कुछ उनका बिगड़ नहीं सकता, लेकिन इन केस मान के चलिए कि ये मोदी जी की सरकार क्या होती, गठबंधन की सरकार होती, 2-3 पार्टियों का क्या होता, इसमें गठबंधन होता, और फिर मोदी जी होते प्रधानमंत्री, तो इतने बड़े वो डिसीजन ले सकते थे भाई। ना डेमोनेटाइजेशन, ये आपका एग्रीकल्चर बिल देख लीजिए, चाहे आप क्या देख लीजिए, चाहे सिटीजनशिप वाले देख लीजिए जो नागरिकता से संबंधित आए, तो ये जजमेंट ले सकते थे इस तरह से फोर्सफुली नहीं, क्योंकि वो अकाउंटेबल, उनको किससे भी परामर्श लेना पड़ता, अपने जो सहभागी सहयोगी जो दल हैं। और मान के चलिए फिर भी अगर सरकार ने जजमेंट डिसीजन ले लिया, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, और वो डिसीजन के विरोध में कौन है, उसका इनका जो गठबंधन वाला दल है जो इनको सपोर्ट किए हुए है, वो क्या है, वो इनके वो भी अड़ गया कि नहीं ये पास होना ही नहीं, और ये कह रहे नहीं पास होना है, तो फाइनली क्या किया जाएगा फाइनली वो जो गठबंधन वाली पार्टी है वो क्या कर लेगी, अपना सपोर्ट वापस ले लेगी, और मोदी सरकार तो वैसे भी गिर गई। तब एक बात बताओ कि कोई भी प्रधानमंत्री पहले अपनी सरकार को बचाना चाहेगा कि पहले देश को बचाना चाहेगा? सरकार बचाएगा तभी तो देश बचाने के लिए कुछ काम कर पाएगा। तो सीधी बात है कि क्या राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती कि नहीं होती, ये संसदीय लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दोष है कि नहीं। और इसी में आता है एक वर्ड, त्रिशंकु सरकार। त्रिशंकु क्या होता है? त्रिशंकु, मान लीजिए कोई बहुत सारी पार्टियां एक्शन में उतर रही, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, सपोज दैट 100 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, एक के पास 40 है, एक के पास 30 है, एक के पास 34-35 एक के पास है, सब ने मिल करके जोड़ करके 105 सीटें लिया है, सरकार बना ली, किसी के पास भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। अब मान के चलिए कि सरकार तो बन गई, लेकिन किसी एक पार्टी ने कुछ दिनों में क्या किया, बायकॉट कर लिया, अपना समर्थन वापस ले लिया। अब सरकार क्या फिर बीच में लटक गई, सरकार बीच में लटक गई कि नहीं लटक गई? सरकार फिर किसी तरीके से समर्थन जुटा करके दूसरों से बातचीत करके खरीद फरोख्त करके फिर बनाया गया, और फिर एक अड़ गए कि अब अगले 1 साल बाद प्रधानमंत्री हम बनेंगे, और जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उसने कह दिया नहीं, तो फिर उन्होंने समर्थन, फिर सरकार लटक गई। और यही जो ये लटक के जो सरकार चल रही है क्या कहलाती है? त्रिशंकु गवर्नमेंट। संसद का एक ये टर्म है त्रिशंकु, और ये भी कहाँ से आता है पंडित जी बताएंगे, ये त्रिशंकु वर्ड कहाँ से आया? विश्वामित्र के उसको स्वर्ग के लिए वशिष्ठ ने मतलब क्या? हाँ, देखिए विश्वामित्र जी, थोड़ा सा विश्वामित्र जी जाने ही जाते हैं अपने आक्रामक स्वभाव के लिए, ठीक है। तो त्रिशंकु नाम का एक क्या था, एक दैत्य हुआ करता था, उसने क्या किया, विश्वामित्र जी को उसने पटाया, और उसने कहा कि जो है मुझको जीते जी मुझे कहाँ भेज दीजिए, स्वर्ग में भेज दीजिए, ठीक है। तो विश्वामित्र जी ने अपने तप के बल पर, भाई वो भी तो पावरफुल थे विश्वामित्र, उन्होंने अपने तप के बल पर क्या किया, त्रिशंकु को जो है ऊपर स्वर्ग की ओर भेजना चालू किया। अब जब स्वर्ग की ओर जब चल दिया त्रिशंकु, तो ऊपर इंद्र ने देखा, अब इंद्र जो है वैसे भी बेचारा तुरंत इंद्र भड़बड़ा जाते, तुरंत भगते हैं किसी न किसी के पास। आप लोग देखा होगा हमेशा इंद्र कहीं ना कहीं भगेंगे तुरंत, त्राहिमाम। तो त्राहिमाम करते हुए इंद्र कहाँ भगे? ब्रह्मा जी के पास भगे कि देखिए ये तो अनर्थ हो रहा है, स्वर्ग में तो मृत व्यक्ति ही आ सकता है और ये जीवित व्यक्ति स्वर्ग की ओर चला आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा उनसे, इंद्र से, कि आप जाइए वशिष्ठ के पास, और वशिष्ठ से आप जो है प्रार्थना करिए। वो गए वशिष्ठ के पास कि ये जो है जिंदा व्यक्ति ऊपर चला जा रहा है, विश्वामित्र इनको जिंदा जीते जी ऊपर भेज रहे हैं। तो वशिष्ठ ने क्या किया, वशिष्ठ ने अपनी शक्तियों से उस व्यक्ति को नीचे की ओर धकेलना चालू किया। तो विश्वामित्र ऊपर और वशिष्ठ नीचे से डाल रहे, तो वो त्रिशंकु क्या हो गया, बीच में लटक गया, ठीक है। तो त्रिशंकु क्या है, बीच में, माइथोलॉजिकल अपनी कहानी है, लेकिन क्या है, बस उसी से ही हम अपने पार्लियामेंट में त्रिशंकु वर्ड लिया है। क्योंकि जब सरकार क्या हो, सरकार ना पूरी तरीके से धड़ाम हो पा रही है, ना सरकार खड़ी हो पा रही है, सरकार क्या बार बार सरकार लटक रही है, बार बार सरकार लटक। और ये त्रिशंकु कब, ये जो त्रिशंकु जो ये वर्ड है, ये कब अस्तित्व में आएगा,
जब भी किसी सरकार को स्पष्ट बहुमत ना मिले। जब भी कोई सरकार को किसी एक पार्टी को स्पष्ट, अभी इस समय क्या त्रिशंकु जैसी कंडीशन आ सकती है? नहीं, क्योंकि स्पष्ट बहुमत है, पूर्ण बहुमत है। ये त्रिशंकु कब आएगा अस्तित्व में? हमारे संविधान का एक फिनोमेना है ये, हमारे संविधान में है ये, मतलब हमारे जो है संसद का फिनोमेना है। लेकिन ये कब अस्तित्व में आएगा? जब कोई भी एक पार्टी स्पष्ट, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि त्रिशंकु सरकार क्या है, त्रिशंकु क्या है, तो आप क्या बताएंगे? बस यही ऑप्शन में देख लीजिएगा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे, कि जब भी किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो वो क्या हो जाएगा? त्रिशंकु कंडीशन पहुंच जाएगा। और समझ आ गई? ठीक है, तो दोष में हमने देख लिया कि राजनीतिक अस्थिरता रहेगी। अब लिख लीजिए थोड़ा सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण और दोष। समय क्या हो गया? अभी समय है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष एवं गुण, गुण एवं दोष। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण एवं दोष। पहले लिखे गुण, गुण में लिखिए राजनीतिक स्थायित्व। जो उसके दोष होंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, वो इसके क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? राजनीतिक स्थिरता इसका गुण हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा स्पेशलाइजेशन, मतलब कि क्या हिंदी क्या बोला था, मतलब मंत्रिपरिषद का, हाँ वही जो आपने उधर पे लिखा था कि मंत्रिपरिषद का इस क्या वर्ड क्या मैं, हाँ कौन सा मंत्रिपरिषद? योग्य, हाँ, मतलब अपने क्षेत्र के जो बिल्कुल से थे महारथी हैं, तो वहाँ पर क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसका अभाव होता है, लेकिन संसदीय में क्या होता है? ये आपका योग्य मंत्रिपरिषद की उपलब्धता। लिख लीजिए, यानी योग्य मंत्रिपरिषद की उपलब्धता। दोष में लिख लीजिए, दोष में लिख लीजिए तानाशाही की आशंका, तानाशाही की आशंका। ब्रैकेट में लिख लीजिए बिकॉज, मतलब क्योंकि तानाशाही की आशंका क्यों रहेगी? क्योंकि इनका टर्म क्या फिक्स्ड है भाई। तानाशाही की आशंका, और तानाशाही की आशंका क्यों तानाशाही आ सकती है? क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो टर्म है, जो टेन्योर है, कार्यकाल है राष्ट्रपति को, वो है फिक्स, और उसे पता है कि इस समय से पहले तो मुझे कोई हटा ही नहीं सकता, और इसके बाद मुझे दोबारा कभी राष्ट्रपति बनना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तानाशाही की आशंका हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो लिख लीजिए बिकॉज फिक्स्ड टर्म। अगला दोष लिख लीजिए कार्यपालिका एवं विधायिका के, कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच गतिरोध। कार्यपालिका और विधायिका के प्रति क्या हो जाएगा? गतिरोध आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक तो हमारा ये हो गया लोकतंत्र, मतलब हमने जो हमारा जो संविधान है वो हमने किस तरह की शासन प्रणाली अपनाई है। पहली बात तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा संसदीय लोकतंत्र प्रणाली हमने अपनाई है। पहले तो अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हमने अपनाया है, और अगर हम शासन प्रणाली की बात करें तो हमने कैसे अपनाई है? हमने कैसे अपनाई है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि शासन की हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है। ठीक है, अच्छा, ये तो ये एक, अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अपने संविधान की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, अपने संविधान की विशेषता की बात कर रहे हैं। कार्यकाल फिक्स नहीं होगा, संविधान में दिया नहीं होगा भाई वो भी क्या है? वो भी विधानसभा के ही जो उसका बहुमत है उस पर ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, बिल्कुल से ये मान के चलो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या, छोटा भाई बड़ा भाई, जो शक्तियां प्रधानमंत्री के पास केंद्र के संबंध में है वही उसके पास राज्य के। ठीक है, प्रदेश के प्रधानमंत्री, हाँ प्रदेश के प्रधानमंत्री, हाँ प्रदेश के प्रधानमंत्री कह सकते हो। ठीक है, तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे संविधान का क्या था जो हमने ये बात की कि हमने संसदीय और अध्यक्षात्मक की जगह हमने किसको एक्सेप्ट किया? संसदीय को हमने एक्सेप्ट किया। उस तरीके से हमारे संविधान की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में भी दो पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। कुछ और विशेषता है हमारे संविधान की
जो हमारा संविधान है। जैसे कि बहुत सारे अपने देशों के संविधान में देखा होगा कि कुछ संविधान होते हैं लिखित तरह के और कुछ होते हैं अलिखित। तो इनके बाद ये भी थोड़ा सा हम इन दोनों में भी डिफरेंस देख लेते हैं कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है लिखित और अलिखित में, और हम किसकी ओर गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना चालू करिए लिखित संविधान को। ये अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है हमारे संविधान की। लिखिए लिखित संविधान। लिखिए लिखित संविधान के लिए, लिखित संविधान के लिए सदैव, लिखित संविधान के लिए सदैव एक संविधान सभा, लिखित संविधान के लिए सदैव एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लिखित संविधान के लिए सदैव एक सभा का गठन किया जाएगा। मतलब कि जिन देशों ने भी संविधान सभा का गठन किया है उन्हीं देशों में क्या होगा, लिखित संविधान होगा। यानी कि लिखित संविधान होने के लिए पहली शर्त क्या है कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और जो अलिखित संविधान होगा उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है संविधान सभा का गठन। भाई अगर हमारे यहाँ देखिए तो हम क्यों लिखित संविधान हम बोलते हैं कि हमारा लिखित संविधान है, क्योंकि हमने जो है संविधान के लिए हमने पहले संविधान सभा का गठन किया और फिर संविधान सभा ने क्या किया, एक निश्चित समय अंतराल में सबने बैठ के विचार विमर्श करके और फिर जो है संविधान को अस्तित्व दिया। तो क्या हो जाएगा, लिखित संविधान हो जाएगा। वहीं अलिखित संविधान क्या है, कोई भी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे कानून को क्या करते रहा गया, जोड़ते रहा गया। हम लोगों ने क्या किया, हमने पहले सारे कानून जोड़ लिए, अब हमने कह दिया कि आज के बाद ये सारे कानून क्या होते हैं, लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इन कानूनों के अनुसार कार्य नहीं करता तो उसके खिलाफ जो भी है उसको ज़बरदस्ती कराया जाएगा, उससे एक्सेप्ट कराया जाएगा, लागू कराया जाएगा। लेकिन अलिखित क्या होते हैं, अलिखित का मतलब यही है कि हमने कुछ लिखा नहीं है, हमें जैसे जैसे हमें आवश्यकता समझ में आती जाएगी हम क्या करते जाएंगे, इनको ऐड करते चले जाएंगे। तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए आप, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अलिखित है। सिर्फ लिखित अलिखित का मतलब ये नहीं कि पेन उठा करके कॉपी में इसे लिख दिया गया। लिखित का मतलब है कि सारे कानून ऑलरेडी दिए हुए हैं। अलिखित में क्या है, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, उनको ऐड करते चले जाएंगे। अब ये बताओ कि अगर एक्चुअली देखा जाए तो विकसित क्या है, डेवलप्ड। भाई जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो डेवलप हो रहा है ना, वो लिखा तो गया नहीं कि एक दिन बैठ करके लिख दिया गया हो, वो लगातार क्या हो रहा है, विकसित होता चला आ रहा है ज़रूरत के अनुसार, उनकी जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार। ठीक है, मान लीजिए किसी देश की बहुत सारी, तो हम देखते हैं ना बहुत सारे कानून तो क्या होते हैं, बहुत सारे कानून तो हमारी मान्यताओं से ही आ जाते हैं ना। हम अगर अपने यहाँ देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अरे मान्यता, जैसे एक संविधान के लैंग्वेज में एक मान्यता देखिए, संविधान में मान्यता है ना कि बहुमत दल का जो नेता होगा वही क्या होगा, वही तो प्रधानमंत्री होगा। क्या ऐसा कंपलसरी है, ये मान्यता है कि राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाएगा, राष्ट्रपति हमेशा बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाएगा, राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, ये अपॉइंट ही तो होता है ना प्रधानमंत्री। तो क्या प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है क्या, आप लोग बताइए लड़कियों, प्रधानमंत्री का निर्वाचन इलेक्शन होता है कि प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है। अनुराधा, क्या नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता, हाँ किसका होता फिर, मोदी जी जो है बनारस से जो लड़े थे चुनाव, मोदी जी बनारस से चुनाव नहीं लड़े, तो मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े हैं ना, तो मोदी जी तो जो है प्रधानमंत्री नहीं है। भाई अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो फिर मोदी जी चुनाव भी तो लड़े हैं। मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है कि नहीं होता, इलेक्शन। विधायकों में कहाँ जा रहे, विधायक तो अगर बोल रही है तो सांसद कम से कम बोलो।
प्रधानमंत्री के लिए तो कोई चुनाव नहीं होता क्या? अब वो अलग बात है कि मोदी जी की लहर ही चल रही थी कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो क्या मोदी जी ये कह के लड़ रहे थे कि मैं जो है प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हूँ? वो किस पद के लिए उम्मीदवार थे? सांसद पद के लिए। मोदी जी क्या बनारस से सांसद हैं? और फिर क्या बताया मैंने कि कार्यपालिका में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि आपको सांसद होना चाहिए, चाहे आप राज्यसभा से हों चाहे लोकसभा से हों, है ना। अब हमारे संविधान में ये क्या है? ये केवल एक मान्यता है आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अनुसार कि जो भी बहुमत दल होगा उस बहुमत दल के नेता को क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाएगा। ये हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है कहीं। ये क्या है? ये एक ट्रेडिशन चला रहा है, मान्यता चली आ रही है। एक मान्यता ऐसी भी तो है जो सर्वोच्च न्यायालय का जो CJI है, तो जो सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसी को क्या बनाया जाता है? CJI बनाया जाता है। ये क्या है? मान्यता है। लेकिन अब मान्यता ने क्या कर लिया? लगभग एक कानूनी रूप धारण कर लिया है। सदस्यता होनी चाहिए तो है ना उसमें? सदस्यता होनी चाहिए। हाँ, सदस्य तो होने चाहिए। वो तो संविधान बोलता है ना, वो तो संविधान बोलता है ना कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन ये भी तो ऐड करता है वो कि अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो 6 महीने के अंदर हो जाए सदस्य। लेकिन इस बात का कहीं पर भी ऐसा कुछ हो नहीं है कि जो है राष्ट्र, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक मान्यता है, एक सिर्फ ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जो बहुमत दल का जो नेता होगा उसको ही अपॉइंट किया जाएगा प्रधानमंत्री। ये सिर्फ क्या है? ट्रेडिशन चला आ रहा है। और यही ट्रेडिशन जो मान्यता है ये क्या कर रही है? यही अब क्या ग्रहण कर ली? कानूनी मान्यता ग्रहण कर ली है। नई चीज़ समझ में आ रही है? अभी जब हम आर्टिकल 75 में चलेंगे थोड़ा चीज़ें और इसमें स्पष्ट होंगी। ठीक, तो ये मान के चलिए कि मान्यताएं भी कानून का रूप ग्रहण कर लेती हैं। ब्रिटेन में अगर हम देखें तो ब्रिटेन में मोस्टली जो कानून है उनके, वो उनके जो मान्यता चली आ रही है उसी को उन्होंने क्या कर दिया है? कानूनी रूप दे दिया है। और उसी को अब उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। क्या पूछना है? पूछो। अच्छा, तो क्लास के बाद याद करना है। उत्तराखंड में सर तीरथ सिंह रावत थे, उनका सर कोरोना की वजह से चुनाव डिले हो गया, तो 6 महीने के अंदर नहीं बन पाए, तो उनके इस्तीफा देना। तो इस्तीफा देना पड़ेगा और क्या, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर आपको बनना है ना सदस्य। क्या हो गया? कुछ पूछना है क्या? ठीक है। तो लिखित और अलिखित में सबसे बड़ा डिफरेंस तो क्या हो गया कि जो अलिखित संविधान होता है उसमें क्या होती है? उसमें मान्यताएं ज़्यादा प्रभावी होती हैं। अलिखित में क्या हो रहा है? पहला एक पॉइंट तो ये हो गया कि लिखित संविधान के लिए एक संविधान सभा का प्रॉपर गठन किया जाएगा। फिर संविधान सभा क्या करेगी? उसके सभी सदस्य मिल करके और उसको क्या करेंगे? उसको एक बिल्कुल से एक, मैं कह दूं कि एक रिटन फॉर्म में उसको प्रस्तुत, एक दस्तावेज तैयार करेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या है? वहाँ पर संविधान सभा का कोई भी गठन नहीं किया गया। जैसी जैसी आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे अलिखित संविधान को क्या करता चला गया? विस्तार करते रहा गया। जब भी जिस भी कानून की आवश्यकता पड़ी उसको क्या कर लिया? शामिल कर लिया गया। वो क्या है? वो है अलिखित संविधान। अगला चीज़, अगर इसी में हम लिखित और अलिखित में अगला पॉइंट अगर देखें तो जो लिखित संविधान है वो किसी टाइम इंटरवल में बनाया गया होगा। लिखित क्या है? किसी टाइम इंटरवल में। लेकिन अलिखित किसी टाइम इंटरवल में बनाया गया होगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वो डेवलप होता चला आ रहा है। ठीक, वही लिखित और अलिखित को अगर हम देख लें तो जो लिखित संविधान होगा वो हमेशा क्या होगा? एक निर्मित संविधान होगा। भाई बिल्कुल, अगर उनको समझ में आ रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं हमारे उसमें नहीं है तो उनको वो लोग उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अरे वो अलिखित की बात कर रहा है, लिखित की बात नहीं कर रहा। ठीक है, यानी ब्रिटेन वगैरह के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं वो। ठीक, तो वो क्या जिस तरीके से मान्यताओं को शामिल कर रहे हैं उसी तरीके से अगर वहाँ लग रहा है अलिखित में कि ये अब यूज में नहीं है तो उसको क्या कर सकते हैं? उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। हाँ, वो सारी प्रक्रिया बाकी वैसी ही रहेगी, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अगर शामिल भी करना है किसी कानून को तो वैसे ही उनके पार्लियामेंट में वैसी बातचीत होगी सब। बाकी सब चीज़ें वैसी ही हैं। अच्छा, इसको मैं जब फिनिश कर लूँ फिर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो निर्मित संविधान है, अगर आपसे निर्मित और विकसित में भी अंतर पूछ ले तो भी आप क्या बताएंगे कि निर्मित संविधान अधिकांश कैसा संविधान होगा? लिखित होगा, यानी एक टाइम इंटरवल में जो बनाया गया हो।
और जो अलिखित हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो विकसित होगा, जो किसी टाइम इंटरवल में नहीं, जो समय के साथ साथ जो क्या हुआ, डेवलप हुआ है, जिसमें मान्यताएं ज़्यादा हैं। ठीक है, चलो तो इसमें एक आध पॉइंट लिख लो जल्दी से, इसको हम लोग ख़त्म करें। अगली क्लास से सीधे हम लोग पहुंच जाएंगे हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। 2 मिनट बाद बात करते हैं, ठीक है। तो हाँ, लिखित में मैंने बताया कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उधर संविधान सभा नहीं होगी। इधर लिखिए, लिखित संविधान, लिखित संविधान, निर्मित संविधान होंगे, लिखित संविधान सदैव निर्मित संविधान होंगे, जबकि अलिखित संविधान सदैव विकसित संविधान होंगे, जबकि अलिखित संविधान सदैव विकसित संविधान होंगे। ठीक है, फिर लिखित, फिर अगला पॉइंट डालिए, लिखित संविधान का निर्माण सदैव एक निश्चित समयावधि में किया गया होगा। लिखित संविधान का निर्माण सदैव एक निश्चित समयावधि में संविधान सभा के द्वारा किया गया होगा। लिखित संविधान का निर्माण सदैव एक निश्चित समयावधि में संविधान सभा के द्वारा किया गया होगा, जैसे कि यूएसए और इंडिया का संविधान। ठीक है, जैसे कि यूएसए और इंडिया का संविधान, वहीं अलिखित साइड में लिख लीजिए, अलिखित संविधान का निर्माण एक निश्चित समयावधि में एवं एक निश्चित संस्था द्वारा नहीं किया जाता, जबकि अलिखित संविधान का निर्माण एक निश्चित समयावधि में एवं एक निश्चित संस्था द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसी में ही, इसी के साथ ही में एक पॉइंट और लिख लीजिए, साथ ही में अलिखित में ही ऐतिहासिक विकास एवं मान्यता, ऐतिहासिक विकास एवं मान्यता के रूप में अलिखित संविधान अस्तित्व में आते हैं। अलिखित संविधान अस्तित्व में आते हैं। लास्ट वाला पॉइंट, ऐतिहासिक परंपराएं और जो मान्यताएं हैं, उन ऐतिहासिक परंपराओं एवं मान्यताओं के रूप में अलिखित संविधान अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लिखित संविधान है उनमें परंपराएं होंगी ही नहीं। समझ रहे हैं विजय जी? जैसे कि मैंने क्या बताया, सिर्फ क्वांटिटी का अंतर है इन दोनों में, क्वांटिटी किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। ठीक है, इसमें किसी तरह की किसी उसका अंतर नहीं है कि जो है बिल्कुल से एक प्रकार का ही अंतर हो, सिर्फ क्या है इनमें क्वांटिटी का अंतर है, मात्रा का, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। जो अलिखित है उसमें मात्रा किसकी ज़्यादा है, परंपराओं की मात्रा ज़्यादा है, ऐतिहासिक महत्व की मात्रा ज़्यादा है अलिखित में, जबकि यहाँ क्या है, यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व और परंपराओं की मात्रा कम है, जबकि है परंपराएं लिखित में भी हैं लेकिन क्या है, कम है। तो केवल एक वर्ड याद रखिए कि लिखित और अलिखित दोनों में क्या है, दोनों में मात्रात्मक अंतर होता है, क्वांटिटी का अंतर होता है, ना कि क्वालिटी का। क्वांटिटी का अंतर होता है, ना कि टाइप का अंतर नहीं होता। किसका अंतर होता है, क्वांटिटी का, यानी कि मात्रा का अंतर होता है, किसमें ज़्यादा किसमें कम। हाँ, ग्रेट ब्रिटेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब एक और संविधान का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए 2-4 मिनट का, लचीला एवं कठोर संविधान। लचीला एवं कठोर संविधान, पहला लचीला एवं कठोर संविधान, तो पहले लिख लीजिए कठोर संविधान के बारे में। लचीला और कठोर में लिख लीजिए पहले कठोर संविधान को। पहला पॉइंट डालिए, ऐसे संविधान जिनमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसे संविधान जिनमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए इसी में,
कठोर संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। कुछ देशों में विधायिका से पारित होने के पश्चात जनमत संग्रह का भी प्रावधान होता है। तो जो कितना कठोर संविधान होगा कि विधायिका में पारित हो जाए फिर भी जनमत संग्रह हो। कुछ देशों में विधायिका से पारित होने के पश्चात जनमत संग्रह का भी प्रावधान होता है। अगला पॉइंट लिखिए। संविधान संशोधन विधेयक, अगला पॉइंट, संविधान संशोधन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर होता है। संविधान संशोधन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर होता है तथा संवैधानिक विधि साधारण विधि से श्रेष्ठ मानी जाती है। अगला पॉइंट लिखिए 2/3। अगला पॉइंट 2/3, 3/4 या पूर्ण बहुमत से संशोधन होता है। 2/3, 3/4 या पूर्ण बहुमत से संशोधन होता है। अगला पॉइंट लिखिए। संघात्मक व्यवस्था में कठोर संविधान पाया जाता है। एक होता है, एक फेडरल सिस्टम होगा, एक यूनिटरी सिस्टम आएगा। समय नहीं है तो उसको डिस्कस करते हैं। तो जो फेडरल सिस्टम जो होता है, जो संघात्मक व्यवस्था होता है ना, वहाँ पर कैसा संविधान पाया जाएगा? कठोर संविधान। यानी जो भी देश संघात्मक होंगे, संघात्मक प्रगति के, तो वहाँ पर कैसा संविधान पाया जाएगा? कठोर। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड का, कनाडा का, यूएसए का। एग्जाम्पल में लिख लो। एग्जाम्पल यूएसए, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आप लिखिए लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। वो हो गया रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। लिखिए ऐसे संविधान जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। ऐसे संविधान जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए साधारण बहुमत से संशोधन होता है। साधारण बहुमत से संशोधन होता है। देखिए वहाँ पर 2/3, 3/4 या फिर पूर्ण बहुमत से संशोधन हो रहा है, जिसमें कुछ तो ऐसे भी होंगे जिसमें विधायिका से पारित कराने के बाद राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ेगी, या फिर कुछ में जनमत संग्रह भी कराना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण बहुमत होंगे। लेकिन साधारण वाला कैसा है? केवल मतलब ये जो लचीला है, इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत से ही क्या हो जाए? पास कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। संविधान संशोधन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर नहीं होता। संविधान संशोधन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर नहीं होता। संविधान संशोधन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर नहीं होता। अब एक बात बताओ, भारत का संविधान कैसा है? लचीला वाला कौन है? मतलब कि हमारे यहाँ पर साधारण बहुमत से हर एक कानून पास हो जाते हैं क्या? हर एक संशोधन साधारण बहुमत से हो जाता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ कुछ संशोधन ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से भी पास हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें 2/3 की ज़रूरत है, और कुछ ऐसे हैं संविधान संशोधन वाले जो आर्टिकल 368 वाले हैं, वो ऐसे हैं अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो क्या है? उसके लिए हमें विशेष बहुमत से तो पास कराना ही पड़ेगा दोनों सदनों से, साथ ही साथ आधे से कम से कम आधे राज्यों से भी। कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। वो सहमति है, साधारण बहुमत का मतलब ये सहमति। मतलब
पार्लियामेंट में तो उसे 2/3 बहुमत से पास कराना पड़ेगा। अगर संविधान संशोधन संबंधित कोई विधेयक है, संविधान में संशोधन हम कर रहे हैं, पता चले कि हम क्या कर दे रहे हैं, हम जो है राष्ट्रपति का पद, मान ली, अब वो तो फिर अलग प्रक्रिया हो जाएगी। मान ली कोई ऐसा कोई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बॉडी है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ही ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, फिर उसके लिए टिपिकल प्रक्रिया है। हमें पहले पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, विधायिका और कार्यपालिका, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से हमको क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से पास कराना पड़ेगा, कम से कम 2/3, और फिर हमें आधे राज्यों का क्या करना पड़ेगा, समर्थन लेना पड़ेगा, मतलब उनसे भी, आधे राज्यों से भी साधारण बहुमत से समर्थन लेना पड़ेगा, और फिर क्या होगा, फिर वो अमेंडमेंट होगा। तो हमारे यहाँ देखेंगे हम कुछ सिंपल मेजॉरिटी से भी होता है, साधारण बहुमत से भी कुछ संशोधन होते हैं, और कुछ संशोधन कैसे होते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत से, कुछ और ज़्यादा टिपिकल है। तो हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान लिख लीजिए, अतः भारत का संविधान कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण है। अतः भारत का संविधान कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण है। ठीक है, चलिए फिर कल की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे हम संविधान का इतिहास।